तो आज से शुरू करना है हम लोग को एक नया चैप्टर। फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग देख चुके थे, मोशन, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पढ़े थे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब देख चुके हैं। अब जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को पढ़ना है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, इसके बारे में। यानी कि मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है, फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है, फोर्स जो है वो कैसे किसी मोशन को अफेक्ट करता है। हम लोग जब वो जो लास्ट चैप्टर था फिजिक्स का उसमें देखे थे कि बस कोई बॉडी मोशन में है, वो लीनियर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, कैसे मूव कर, ये सब देख रहे थे कि कब ब्रेक मारेगा, कब का होगा, दिस दैट, ये सब हम लोग इसका कोई बातें नहीं कर रहे थे कि वो मोशन में पहुंचेगा कैसे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को डेडिकेटेडली वही पढ़ना है, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। आखिर कैसे जो अलग अलग तरह का फोर्स है। अब आप लोग फोर्स का मतलब क्या समझते हैं, फोर्स से क्या समझते हैं? वो पुलिस, हाँ, किसी चीज को फोर्स लगाना। बोलिए। ठीक है, तो यही सब कुछ हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में ही आप लोग को कुछ सवाल दिया हुआ है, जैसे अभी जो लास्ट वाला था उसमें भी था, तो उसी तरह इसमें भी है कि व्हाई डज अ कैनोई मूव फॉरवर्ड व्हेन द कैनोइस्ट, कैनोई मतलब मान लीजिए वो जो बोट होता है ना, पतला वाला बोट, बोट, हाँ, यही जो दिखाया हुआ है इस तरह का बोट, इसको कैनोई भी कहते हैं हम लोग। तो एक जो कैनोई होता है वो क्यों आगे बढ़ता है जब कैनोइस्ट यानी कि जो उसको चलाता है वो पानी को पीछे धकेलता है, अपना वो जो पैडल मारता है उसे पानी को पीछे धकेलता है, तो वो बोट आगे क्यों जाता है? सबसे पहला सवाल ये है। एंड वाई डज इट मूव फास्टर व्हेन दे पुश हार्डर, और वो और ज्यादा स्पीड क्यों चलने लगता है, वो और ज्यादा फास्ट क्यों चलने लगता है जब हम लोग उसको और जोर जोर से एकदम पूरा मारने लगते हैं पानी में? तो क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन होगा? हम्म, वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिसकी वजह से अब ई का है, अगर ये आप लोग को नहीं पता होगा, या आपका मुंह देख करके लग रहा है आपको नहीं कोई मालूम है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये लॉज ऑफ मोशन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे हिंट पे समरी दे दें, तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के पीछे उसका जस्ट एकदम उल्टा और उतना ही रिएक्शन भी होता है। आप पानी को आप पीछे धकेल रहे हैं तो पानी को क्या समझे थे, कमजोर, वो आपको आगे धकेल दिया, और हम लोग वैसे चलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बोर्ड के रिस्पेक्ट में बताया है। आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में जो पैदल चलते हैं ना, आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। आप जब पैदल चलते हैं तो आप जमीन को अपने पैर से पीछे धकेलते हैं, और तब जमीन हम लोग को आगे धकेल देता है। ये चीज चलने में नहीं अगर एहसास होता होगा तो जब दौड़ते हैं तब याद कर लीजिए, जब दौड़ते हैं तो कैसे एकदम पूरा जोर से जमीन को धकेलना पड़ता है, जितना आ, बचपन, हाँ, तो जितना दौर से जोर से आप पीछे धकेलिएगा उतना जोर से आप आगे दौड़िएगा। तो यही कहानी रहता है। पहला ये है। दूसरा है कि सपोज द सेम कैनोइस्ट यूजेस सेम पैडल फोर्स इन टू डिफरेंट कैनोइज, वन एम्प्टी एंड वन कैरिंग अनदर पैसेंजर, इन विच केस विल द कैनोए मूव फास्टर। अब मान लीजिए वही जो कैनोई है वो जितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कांस्टेंट रखा है। अब उसका एक बार कैनोई में कोई पैसेंजर वगैरह नहीं है, और एक बार उसके कैनोई में कुछ पैसेंजर बैठ गया है, वो उतना ही फोर्स से पैडल मार रहा है। क्या लगता है उसका जो बोट होगा, उसका जो कैनोई होगा, वो फास्ट कब चलेगा? जब कोई पैसेंजर नहीं रहेगा तब, या जब कुछ पैसेंजर उसमें बैठ जाएंगे तब? बिल्कुल। अब ईबी काहे है, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था कहानी कुछ सवालों के साथ शुरुआत चैप्टर का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या उससे डिटेल्स। अब फिर आपको थोड़ा सा ऊपर में बता रहा है कि जो पुरन का चैप्टर है, पहल का फिजिक्स वाला चैप्टर, उसमें हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ चुके हैं, हम बता चुके हैं कि अभी फिर उसको हम लोग अब बस इसमें मोशन पर ध्यान देंगे कि मोशन आखिर होता क्यों है। पढ़ लीजिए, डांस बाद में कीजिएगा, रिजल्ट खराब आएगा तो मम्मी पापा डांस करवाएंगे फिर। ठीक, हाँ, हाँ, वो भी बिना गाना का। ठीक, तो उसके बाद फिर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स होता क्या है? तो सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन लिख लीजिए।
फोर्स। आप लोग का बात से लग रहा है कि हमको आप लोग को आता है ना। क्या होता है आयुष जी? अच्छा बता दिए थे, दोबारा नहीं बोलिएगा। तो इट इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप जो बोले थे कि जब हम लोग धकलते उकलते हैं तो हम लोग पुश ही कर रहे हैं। पुश का मतलब होता है किसी चीज को धकेलना, पुल मतलब होता है खींचना। ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। बहुत जगह दुकान उकान में जाते होंगे, लिखल रहता है दरवाजा में पुश और पुल, वहां लिखल है पुश, तब वो जबरदस्ती एकदम पूरा आगे जान प्राण लगा खींच ले हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए ये सब नॉर्मल नॉर्मल वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगा। तो फोर्स क्या है? इट इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी तरह इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक। अब फोर्स करता क्या है तो आप लोग बचपन क्लास से जान रहे हैं, या क्लास से छोड़ी ऐसे भी जानते हैं। फोर्स का कुछ जो जनरल काम है वो या तो वो किसी चलता हुआ ऑब्जेक्ट को, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। कोई बॉल आ रहा था उधर से, दबा पैर से दबा कर रोक दिए उसको, वो मोशन में था उसको आप रोक दिए। उसी तरीके से मान लीजिए कोई रुका हुआ चीज है, उसको मोशन में लगाना, बॉल शांति से रखल था, जाए एक लात मार दिए तो बिना मतलब का, तो वो किसी स्टेशनरी या किसी मतलब रुका हुआ चीज को वो आप उसको धकेल सकते हैं, आप उसको मोशन में ला सकते हैं। उसके बाद है कि आप उससे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉल, कोई बॉल नॉर्मली बॉल फेंका, बैट से एकदम पूरा खाइल पियल जैसा एकदम मार दिया गया जोर से, आप उससे किसी चीज का डायरेक्शन बदल सकते हैं। बॉल नॉर्मली सीधा आया था, हमको मारना था एकदम यूं, डायरेक्शन बदल दिए। तो ये सब कुछ जो नॉर्मल काम है फोर्स का, तो क्या ये सब लिखवाना पड़ेगा कि फोर्स से क्या होता है, फोर्स क्या करता है? मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़िए फिर, आगे कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। तब पूरा हो गया तो क्वेश्चन आंसर कर, हाँ वो क्वेश्चन आंसर है, सर तो क्वेश्चन आंसर है सर, ठीक से देखिए। तो उस बेसिस पर फोर्स होता क्या है वो हम लोग देख लिए। ठीक। अब इसके बाद फिर जो फोर्स होता है वो क्या लगता है? अच्छा हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़े थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है ये? बिल्कुल यही था। तो क्या लगता है उस हिसाब से फोर्स क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा या एक वेक्टर क्वांटिटी होगा? बिल्कुल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आपको नहीं पता है वेक्टर और स्केलर का होता है। मान लीजिए कोई ऐसा चीज जिसमें सिर्फ ना सिर्फ और सिर्फ कोई मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि उसके बारे में आपको उसका बस क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि स्पीड, जब भी हम लोग कहीं स्पीड का बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब इसका अपोजिट का होता होगा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा, मतलब कि इसका एग्जांपल होता है वेलोसिटी। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, हम लोग उसमें डायरेक्शन भी ला देते हैं। बुझा रहा है बात? तो इस हिसाब से स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कहीं कोई तकलीफ? अब इसका ट्रिक जो था वो हम ऐसे बता दिए थे कि अगर आपको स्केलर से एस देखिए, वेक्टर से वी देखिए, स्केलर स्पीड, वेक्टर वेलोसिटी। तो उसी हिसाब से कि अगर हम लोग फोर्स को किस में क्लासिफाई करते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, फिक्स है। उसी तरह आप मान लीजिए कि आप मैग्नेट को मान लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स होता है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो वो फिक्स एक डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। लाइक पोल जब रहेगा तो दूर जाएगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा, एक फिक्स डायरेक्शन है। तो बुझा रहा है? तो इसी तरह फोर्स का हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन फिक्स फोर्स में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी that is it will have magnitude and direction both.
ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मेनली हम आपके लिए लिखे हैं सर, उन लोग को याद था, तो आप उसको मत लिखिए। आप लोग नहीं लिखना चाहते तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, अच्छी बात है। ठीक, अगला जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता होगा, पता है क्या? क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये भी लिख दीजिए, एसआई यूनिट। अच्छा, हम एसआई का फुल फॉर्म भी बताए थे, क्या होता है एसआई का फुल फॉर्म? एसआई यूनिट हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यानी कि आप किसी भी देश में चले जाइए, फोर्स का वहां पर यूनिट न्यूटन ही रहेगा। ठीक, तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, या इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ध्यान ये रखिएगा कि ये न्यूटन को कैपिटल एन से मत लिखिएगा। काहे नहीं लिखेंगे, कोई वजह? बिल्कुल, साइंटिस्ट का नाम है सर आइजैक न्यूटन, तो अगर आप कैपिटल एन लिख रहे हैं यहाँ, नहीं कि आप उनका नाम सीधा लिख दे रहे हैं, तो आया उन्हीं के नाम से है ये यूनिट। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर नाम को अलग करने के लिए अगर लिखना है, पूरा न्यूटन लिखना है, तो स्मॉल एन से शुरू कीजिए और उसका सिंबल हम लोग बार बार एन देंगे। जैसे मीटर की जगह पर एम लिखते हैं, सेकंड की जगह पर एस लिखते हैं, उसी तरह न्यूटन की जगह पर एन लिखेंगे। कोई तकलीफ? आ हम क्या लिखे हैं, छोटा एन लिखे, बड़ा एन लिखे हैं? फिर तो हमको हवाबाजी करने के लिए लिख दिए। ये हो गया। अब यहां पर ये हम लोग उस समय भी देखे थे कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड नहीं अगर बदल रहा है, सिर्फ अगर डायरेक्शन भी बदल रहा है, तब भी वो पूरा क्वांटिटी बदलता है। ये हम लोग देखे थे, याद कीजिए वो वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, कि कैसे वो एक्सेलरेशन में था, सर्कुलर मोशन में। अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा तो सर्कुलर मोशन में है, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन उसका हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलते जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते थे कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा हो तो रिवीजन जरूरी है। आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो कुल मिलाकर के हम तो सब बताइए दे रहे हैं जी, ये तो हम पूरा आपको बताइए दिए कि हम कहाँ वहां पढ़े थे। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग वो देखे थे वहां पर, तो यहां पर भी वही चीज होगा कि अगर फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड भले नहीं बदल रहा होगा, अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदलेगा तब भी हम लोग बोलेंगे वो पूरा पूरा फोर्स बदल रहा है। कोई तकलीफ? ये हो गया इसका अगला चीज। इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से लिखवाना, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। Mainly we measure it using spring balance। क्या होता है जानते हैं स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? अगर जो नहीं जान रहे तो अच्छी बात है। यहाँ देखिए एक फिगर भी दिया हुआ है, फिगर 6.2। उसमें कुछ ऐसा कहानी रहता है कि मतलब मान लीजिए कि मेरा डायग्राम ड्राइंग बड़ी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए समझ जाइएगा। देखिए इस तरह का कुछ है, वो स्प्रिंग बैलेंस होता है। अभी देखने में भले नहीं लग रहा होगा, लेकिन मान लीजिए, छाता होता मत भूल दीजिएगा। तो ये है स्प्रिंग बैलेंस, मान लीजिए हम लोग ऐसे मैथ के स्टूडेंट है, लेट इट बी एक्स, तो लेट दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस। अब होगा क्या, आप जैसे ही यहां पर जिसको भी वजन करना है आपको, आप जिसका भी फोर्स निकालना है, मान लीजिए देखिए फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। अब यहां पर जैसे ही आप किसी चीज को टांगिएगा, होगा क्या कि ये नीचे जाएगा, यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, स्प्रिंग जितना नीचे जाएगा, ये देखिए ये जो किनारे किनारे डॉट डॉट है वो उसका बताता है कि वो कितना नीचे गया है। जितना नीचे जा रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट उतना भारी है। इस तरीके से काम करता है स्प्रिंग बैलेंस। तो हम लोग फोर्स को यहाँ पर मेजर करते हैं वेली स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हुए। कोई तकलीफ? तो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता होगा, देखिए जब भी कहीं फोर्स लगाया जाता है तो हो क्या रहा है कि अगर जैसे इसका एग्जांपल लीजिए आप, टग ऑफ वॉर, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
हाँ बिल्कुल, टग ऑफ वॉर। उसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए ये दो को ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ये लोग दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। अगर अगर ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या लगता है रस्सी किसी के साइड जाएगा? नहीं जाएगा। रस्सी एकदम बीच में ही रहेगा, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये लोग में अचानक एकदम पूरा नाम लिया और पूरा जोर लगा के ऐसा ये 10 न्यूटन लगा दिया, अब ये लोग सब एकदम घिंचा के इस साइड, ये कहानी हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। एक है आपका बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। जब दोनों साइड से फोर्स जो लग रहा होगा बराबर लग रहा होगा, वो है बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। जब कोई भी एक साइड का फोर्स ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो वो फिर हो जाता है अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स में हम लोग नेट फोर्स बात करते हैं। अब जैसे कि यहां पर मान लीजिए हम बोले थे कि ये 5 न्यूटन शुरू में लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है। अभी तो बात नॉर्मल है, यहां पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए ये 5 ही लगा रहा है, ये 7 न्यूटन लगा दिया, तो ये जो इधर खींच दिया, ये कितना फोर्स की वजह से खींचा है? क्या लगता है? 2 न्यूटन की वजह से। और इसी चीज को नेट फोर्स कहा जाता है कि 5 5 तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा था, कहानी पलटा है वो 2 न्यूटन की वजह से, जो कि वो दम लगा के ऐसा पर आया है अंदर से। तो वही, इसके बाद फिर आप लोग को कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि आ, जब नॉर्मली वो रखा हुआ है उसमें कुछ यूज नहीं हो रहा है, तब आप उसको बैलेंस बोलिएगा आप। हाँ, जब वही तो बोल रहे नॉर्मली आपको कुछ, अब एक साइड आप कुछ चढ़ा दिए, दूसरा साइड कोई नहीं चढ़ाएगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा फिर। तो ऐसे तो बैलेंस का एग्जाम्पल है बिल्कुल। तो उसके बाद फिर बोला जाता है कि अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में देखिएगा, तो शायद ही ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा जहां पर आपको नजर आएगा कि बस एक फोर्स लग रहा है, वरना किसी भी चीज पर एक से ज्यादा फोर्स लगता है, किसी भी चीज पर। अब इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जैसे यहां पर आपको दिया जा रहा है कि मान लीजिए कोई पानी के ऊपर कोई बॉल रखा हुआ है। अब उसको नीचे अर्थ हमेशा खींच रहा होगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ऊपर के तरफ पानी में एक फोर्स लगता है, पता है उसका नाम? आप लोग तैरने उरने जानते हैं? कभी पानी में गिरे हुए हैं? अगर महसूस किए होंगे तो पानी ऊपर खुद फेंकता है शुरू में कम से कम 2 3 बार। तो ये ऊपर काहे फेंक दे रहा है? किस फोर्स, उसको उस फोर्स का कोई नाम है? वाह, उस फोर्स का नाम है बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को बायोन्सी कहते हैं। ठीक, बायोन्ट फोर्स। तो अब वही पानी में बॉल रखा हुआ था, नीचे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ऊपर उस पर क्या लग रहा है? बायोन्ट फोर्स। ठीक, एक एग्जांपल ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर आप मान लीजिए आप किसी बॉक्स वगैरह को अपना ताकत लगा के, जब होता है ना कि घर में कुछ काम उम करते रहता है, तो फिर बोलते हैं कि छोड़ो हम जिम जा रहे हैं 4 दिन से, हम धकेलेंगे। तो आप इधर से फोर्स लगाएं, आप लगाएं मस्कुलर फोर्स, मसल का फोर्स, तो क्या लगता है कि आपको कोई अपोज भी कर रहा है क्या? आपके अगेंस्ट में भी कुछ लग रहा है का? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसीलिए लगभग हर मामलों में हमेशा ऐसा होता है कि एक से ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक, और इसीलिए वो जो बैलेंस और अनबैलेंस का कहानी है, अगर मान लीजिए अगर एक ही फोर्स का कहीं पर बात आ जाए, तो फिर क्या बैलेंस, किससे बैलेंस वो होगा? तो बैलेंस होने के लिए कम से कम एक से ज्यादा चाहिए ना, और इसीलिए हर एक लगभग हर सिचुएशन में एक से ज्यादा फोर्स लगता ही है। तो इन दोनों के बारे में लिख लीजिए। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, हम यहां पर बस ऐसे करके लिख दे रहे हैं, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। बैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हेन
टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब कोई दो फोर्स बराबर हो मैग्नीट्यूड में, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। अब यहाँ पर भी देखिए, जब लग रहा था वो 5 और 10 न्यूटन, मिला एक इधर खींच रहा था एक इधर खींच रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसलिए वो एग्जाम पे वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स का। और इस बेसिस पे हम लोग अनबैलेंस का अपने से लिख भी सकते हैं कि हुज मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में स्पीड बताता है, मैग्नीट्यूड मतलब वो क्वांटिटी कितना कितना से लग रहा है, वो मैग्नीट्यूड उसका मतलब होता है। मतलब जैसे अगर आप बोल रहे हैं स्पीड का तो 20 मीटर पर सेकंड, तो उसमें वो जो 20 था वो उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ अगर हम लोग 5 ही न्यूटन, तो वो जो 5 है वो उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब वो हो गया विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहां पर भी ऑपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में। सपोज कीजिए अगर सेमी डायरेक्शन में लग रहा है, अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मान लीजिए कोई गाड़ी को धकेला जा रहा है, आप लोग कोई दो आदमी है, दोनों एक ही साइड से धकेल रहे हैं, तो वहां क्या बैलेंस क्या अनबैलेंस? आप लोग दोनों का फोर्स जुड़ करके आप लोग उसको धकेल रहे हैं, तो इसीलिए ऑपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में, तब वहां पर कहानी आएगा अनबैलेंस फोर्स का। इसी में पॉइंट है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस केस अ नॉन जीरो नेट फोर्स acts on the object which is their difference, ठीक। तो इस केस में एक हाँ अनबैलेंस फोर्स के नीचे ये पॉइंट है कि इस केस में एक नॉन जीरो नेट फोर्स, नॉन जीरो मतलब कि वो जीरो नहीं होगा। अगर वो जीरो हो जाएगा तो फिर तो वो बैलेंस में हो जा रहा है 5 न्यूटन, तो नॉन जीरो रहेगा। और कोई नेट फोर्स, जो भी वैल्यू आ रहा है वो एक कोई नेट फोर्स लग रहा है, जो कि क्या होगा, वो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस होगा। कोई तकलीफ? यहीं पर हम इसका ये कंप्लीट हो गया ये वाला। अब इसी बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6.1 देखिए। रुकिए आप लिख लीजिए पहले। तो आपको फिर एक एग्जाम्पल दिया होगा, एग्जाम्पल नंबर 6.1, उसको देखिए और फटाफट आंसर कीजिए। आंसर मत देख लीजिएगा, उसमें सबसे ऊपर में आपको वो मतलब दिया हुआ है कि दो फोर्स लग रहा है, इसमें एक 10 न्यूटन का लग रहा है, एक 6 न्यूटन का लग रहा है। अब डायरेक्शन के हिसाब से आप बताइए कि कितना नेट फोर्स लग रहा होगा हर एक सिचुएशन में, और उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर होगा। ठीक, तो जल्दी बताइए। एक ए में क्या होगा, नेट फोर्स बिल्कुल 16 न्यूटन होगा। काहे? क्योंकि देखिए दोनों फोर्स जो लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ऐड हो जाएगा दोनों। हाँ हम बोल रहे हैं तब नहीं सुनाई दे रहा है, वो लोग से पूछ रहे हैं। चलिए 10 और 6 16, 10 और 6 16 न्यूटन। और इधर राइट साइड की तरफ मूव करेगा। दूसरा सिचुएशन में क्या लगता है कितना हो रहा होगा नेट फोर्स आयुष जी? 4 सोच लीजिए, 4 होगा।
ठीक है 4 होगा, काहे कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कैंसिल हो जाएगा, 10 और 6 4 बचा, 4 न्यूटन। दूसरा वाला केस में क्या लगता है? अच्छा इसमें इसमें भी राइट साइड ही मूव करेगा वो जो ऑब्जेक्ट है। लास्ट वाला केस बताइए, सी नंबर। हाँ उसमें भी 4 लगेगा, किधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा? लेफ्ट साइड, बिल्कुल। तो इस सही बेसिस पे ये होता है, यहाँ पर कहानी खत्म। ठीक, इसके बाद फिर आपको कुछ यहाँ पर इसी में लास्ट में कुछ बाद में पढ़ने के लिए जो आप आगे सीनियर क्लासेस में पढ़िएगा उसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि हर जगह पर फोर्स जो होता है या तो पैरेलल या ऑपोजिट ही नहीं होता है। कहने का मतलब, अब देखिए यही 3 एग्जांपल देखिए, ए वाला में दोनों फोर्स पैरेलल लग रहा है, बी और सी में दोनों फोर्स ऑपोजिट लग रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन में फोर्स या तो ऑपोजिट हो या पैरेलल हो। बहुत सारे केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पैरेलल एक जगह ऑपोजिट हो जाए। ठीक, या इसमें आपको देखिए एक अलग फोर्स का एग्जांपल दिया हुआ है, फिगर नंबर 6.7, उसको देखिए। जब हम लोग साइकिल को मोड़ते हैं, एकदम चेंगा वाला हाल है। तो जब साइकिल को हम लोग मोड़ते हैं, साइकिल ऐसे जाते हैं, साइकिल चलाए जीवन में, साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए कहीं पर टर्न लेना है तो हम लोग इसको इधर मोड़ते हैं और इसको आगे करते हैं, ये पीछे ये आगे, तब ऐसे मुड़ता है। बाइक बुक में भी लगभग सेम कहानी रहता है, एकदम पूरा गिलहरी बना देना रहता है। तो उसके लिए आपको एक को पीछे दूसरा वाला को आगे लिखना पड़ता है। कोई तकलीफ? किसमें? साइकिल में 360 घुमा देते हैं, वाह धुरंधर आदमी। तो नेक्स्ट उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पाउस एंड पॉन्डर में। सबसे पहला सवाल है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ बारबेल। जिम जाते हैं आप सर ना? नहीं गए, छोड़ दिए अभी। तो बारबेल होता है वो जो हम लोग उठाते हैं ना, उसको बारबेल कहा जाता है। डंबल भी कहा जाता है, जो छोटा छोटा रहता है, बड़ा वाला को बारबेल कहा जाता है। तो एक कोई वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर मतलब पता चल गया ना, वो बतावे खैर। तो कोई वेट लिफ्टर है, वो जब बारबेल को उठा रहा है तो आप सबसे पहले बताइए कि उसमें कौन कौन सा 2 फोर्स काम कर रहा होगा। हाँ, एक नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल। बायोंट फोर्स वो पानी में लगता है बैल, यहाँ पानी है। हाँ हाँ, वो पानी में ही लगेगा बायोंट फोर्स, पानी का है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में ली खाली जमीन, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स दूसरा मस्क्यूलर फोर्स, मसल फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। पहला जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और दूसरा जो वेट लिफ्टर जिसकी वजह से एकदम पूरा उठा रहा है, मस्क्यूलर फोर्स। ये 2 कहानी। तो ये हो गया 2 फोर्स। उसके बाद फिर आर दिस, अरे दोनों में मतलब 2 फिगर पहुंचने दीजिए ना, अभी 2 क्वेश्चन है वहां पर। एक जो हो गया, उसके बाद फिर इसी में क्वेश्चन है कि आर दिस फोर्स बैलेंस इफ द वेट लिफ्टर कीप्स द बारबेल स्टेडी। अगर वो जो वेट लिफ्टर है वो उस बारबेल को उठा करके एकदम पूरा रख ले है इसी तरह, तो क्या लगता है कि उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बैलेंस होगा या नहीं, वो बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा? स्टेडी रखा हुआ है तब, स्टेडी मतलब एकदम पूरा शांत से बढ़िया से शांति से रखा हुआ है, हाँ उनके हिसाब से बैलेंस होगा। बैलेंस होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा, तभी वो स्टेडी रख ले भी है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो या तो वो एकदम माथे उसे गिर जाएगा, या तो यार एकदम जान प्राण लगे उठाइए देगा, यही 2 में से कुछ चीज होगा। तो ये हो गया। इसके बाद फिर दूसरा वाला क्वेश्चन, इफ 2 players R and S are participating in an arm wrestling match। 2 कोई प्लेयर है, एक R एक S, R रितेश, S से किसी का नाम है, आइए किसको पंजा लड़ाना है, आइए 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 जी, आइए जी, अरे जल्दी आइए, अरे जिसको आना है जल्दी आइए, एक आना पड़ेगा, जल्दी आइए। अरे उठिए, बहुत एकदम लड़की ने शर्माते हैं लेकिन। चलिए बढ़िया, तो चालू होगा, आइए। तो ऐसे में क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए आर हमरे हृदय, आर आपका ऐसे कुछ नाम समझ लीजिए। अब ऐसे केस में हम लोग पंजा लड़ा रहे हैं। अब अगर वो जो जब पंजा लड़ाया जा रहा है सामने, भाई मान लीजिए पंजा लड़ाया जा रहा है ऐसे, और इसमें अगर जो हाथ है वो स्क्रीन की तरफ जा रहा है, यानी कि आप उस चीज को इधर दिखाइए, ऐसा कुछ किया जा रहा है, मतलब हम इसमें हार रहे हैं भले, तो
का लगता है कि इसमें से मेरा आर था एस था, किसका फोर्स ज्यादा हो रहा होगा? अगर इधर फ्रंट इधर झुक रहा है तब एस का फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, यही है। तो फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हम लोग दोनों एकदम पूरा ऐसे ही करके रख लेंगे, ना इधर झुक रहा है ना इधर झुक रहा है, तो क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है? बैलेंस है। लेकिन भाई अगर इधर झुका तो अनबैलेंस, हम हारे। लेकिन अगर इधर झुका दिए तो ये बाबू साहब हारे। तो ये था कहानी। तो यही आपका इसमें सवाल भी यही था कि अगर फ्रंट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो बताइए कि किसका कौन सा प्लेयर का फोर्स ज्यादा होगा। तो पता चल जा रहा है हम लोग को, आप उसमें देख लीजिए। इसमें इस हिसाब से एस का फोर्स ज्यादा होगा, ठीक। उसके बाद फिर इफ नॉट विच प्लेयर exerted द लार्जर फोर्स, कौन सा प्लेयर ज्यादा फोर्स लगा रहा है? एस ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो यहां पर होता है ये कहानी खत्म। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है ये हम लोग सब जानते हैं पहले से। कोई भी एक ऐसा फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करता है, मोशन को हमेशा अपोज करेगा। अपोज मतलब उसके उसके विरोध में रहेगा। आप लोग हीरो क्या हो रहा है, मोशन को हमेशा अपोज करेगा। अब जब भी मोशन कोई भी एक साइड में होता रहा होगा वो हमेशा उसके अगेंस्ट में लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। लेकिन ये हमारे लिए जानते हैं, मतलब एक ये वरदान भी अभिशाप भी है। ये हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि ये चलते फिरते जो सब इसी की वजह से होता है, और बुरा इसलिए क्योंकि हम लोग का बड़ी नुकसान खर्चा कराता है। चप्पल उप्पल जो रहता है वो चलते चलते विथ टाइम घिस जाता है, हम लोग का जो टायर वगैरह। तो उसके वजह से हम लोग इसको एक वरदान और एक अभिशाप दोनों बोलते हैं। हमारे लिए ये गुड और एविल दोनों है। कोई तकलीफ? एक झाप मार देंगे बिना मतलब का। ठीक। अब फिर से वही चीज कि किसी भी एक चीज पर सिर्फ एक ही फोर्स नहीं लगता है, एक साथ बहुत सारा फोर्स लगता है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए एक फोर्स का यहाँ पर दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट शांति से एक जगह सामने रखा हुआ है कोई सरफेस पर। इसको देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पर रखा हुआ है। अगर आप इसको धकेल रहे हैं, अगर आप इधर धकेलना चाह रहे हैं तो इधर लग रहा है मस्कुलर फोर्स, उसको अपोज कर रहा होगा इधर से फ्रिक्शन फोर्स, नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर भी एक फोर्स लगता है। ऊपर का फोर्स लगता है इसका, ये जो ऑब्जेक्ट का जो भी नीचे वाला पार्ट है वो किसी सरफेस के बदौलत पर यहाँ रखा हुआ है, तो वो सरफेस एक फोर्स ऊपर लगाता है जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है ऑब्जेक्ट का। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होता है। ऑब्जेक्ट जैसे भी रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो 90 डिग्री ऐसे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे है तो 90 डिग्री फिर ऐसे बन जा रहा है उसका। कहीं कोई तकलीफ? ये है फ्रिक्शन फोर्स का कहानी। तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, it is the force that opposes motion। ये वो फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है, मोशन के अगेंस्ट में लगता है हमेशा। इसका भी ऐसा ही यूनिट वही होता है, न्यूटन। ठीक। और
इसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, राइड मतलब गाड़ी उड़ी को चला उला पाते हैं। ये काहे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दीजिए, दीजिए आप ही का नाम लेकर के लिख दिए। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा, जो सरफेस का नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। जितना रफ रहेगा सरफेस, क्या लगता है फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल, जितना ज्यादा रफ रहेगा सरफेस उतना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जितना स्मूथ रहेगा सरफेस उतना फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। और इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप कोई टाइल्स वगैरह का जमीन है, उसमें किसी बॉक्स को धकेल रहे हैं, सरफेस स्मूथ है, धकेलने में कम ताकत लगेगा। लेकिन वही कोई नॉर्मल एकदम ईटा उटा का, मतलब मान लीजिए कि रफ सरफेस है ज्यादा, अब वहां पर अगर आपको उसको धकेलना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो वही चीज। काहे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसीलिए। तब आप थोड़ा सा भी इंग्लिश मजबूत कीजिए। हेविली का मतलब हमेशा भारी नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स हेविली, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। स्मूदर द सरफेस, लार्जर will be its magnitude and vice versa। ये एक नया वर्ड लिखे हैं वाइस वर्सा, ये सुने जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? सुने कि सर VICEVER ऐसे वाइस वर्सा मतलब आप सुने, बताइए क्या होता है? कहा होता है, कहाँ सुने हैं, थोड़ी पूछ रहे। हाँ, आधा होता है, शाबाश। इसका मतलब होता है, इसका उल्टा भी सही है। यानी कि हम लिखे कि स्मूथ रहेगा सरफेस उतना ज्यादा होगा फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड, इसका उल्टा यानी कि सरफेस जितना रफ रहेगा, हम उल्टा लिख दिए, स्मूदर दी सरफेस लार्जर, ना स्मॉलर, स्मॉलर विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। जितना सरफेस स्मूथ रहेगा उतना कम रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। और इसका उल्टा सही है, मतलब कि जितना सरफेस रफ रहेगा उतना ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड। कोई तकलीफ? हाँ, उसका उल्टा भी सही है। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो इसका उल्टा लिख लीजिए कि रफर द सरफेस मोर विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। कोई तकलीफ? तो आज का साथ यहीं तक, मिलते हैं रेस्ट नेक्स्ट। काम यही रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, ऑर्डर रहेगा, जो समझ लीजिए, पढ़ करके आइए, समरी लिख करके आइए, नहीं